हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का एक और धमाकेदार कॉमिक विशेषांक, एक ईंट का महल। संजय गुप्ता पेश करते हैं एक ईंट का महल। पड़ोसी राज्यों में अपने नाम का आतंक मचाने के बाद डाकू खसमानू खाना अपने 40 साथियों के साथ विशालगढ़ आ पहुंचा। मैं छोटे मोटे डाके नहीं डालता, सीधे राजा का खजाना लूटता हूँ। विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह का खजाना लूटने आया हूँ। हा हा हा। साथियों, तुम भी हंसो, हंसने से भय दूर होता है। हा 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 हा। टिकट 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 टिकट। विशालगढ़ तक डाकू की भनक जा पहुंची। बाकेलाल, आज तक डाकू खसमानू खाना और उसके 40 दुर्दांत साथियों को कोई भी राजा रोक नहीं पाया। उसको हमारी सेना रोकेगी भी महाराज, और पकड़ेगी भी। सेनापति, सेना लेकर कूच करो और डाकू को ललकारो, फिर मार डालो। पहले तो सैनिकों को ललकारना पड़ेगा, मेरा मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा बाकेलाल, क्योंकि बहुत अरसे से कोई युद्ध नहीं हुआ। इसलिए सैनिकों को कुछ दिनों के लिए घर पर रहने की छुट्टी दी गई है। सेनापति सेना लेकर डाकू खसमानू खाना से टक्कर लेने निकल पड़ा। कूच करो मेरे बहादुर सैनिकों। मगर ये क्या, इनके हाथों में तो श्वेत ध्वज है। शांति शांति। सेनापति, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम हमें हिरासत में ले सकते हो। मैंने तो सुना है कि तुम बड़े खतरनाक डाकू हो। फिर तुम तो ऐसे काँप रहे हो जैसे चूहे ने बिल्ली को देख लिया। निकल गई सारी हेकड़ी। नहीं, वो बात नहीं है सेनापति। मुझे एक कवि ने बताया था कि यदि किसी राज्य की भूमि पर हमारे घोड़ों के दौड़ने पर धूल उड़े तो वहाँ पर मैं लड़ाई ना करूँ। घोड़ों के दौड़ने पर धूल तो उड़ती ही है, ज़रूर उड़ती होगी, पर आज से पहले मैं बिना घोड़ों के डाके डाला करता था। डाकू को 40 साथियों सहित राजा विक्रम सिंह के दरबार में पेश किया गया। डाकू, हुड़ तेरा की होगा भाई। महाराज, इसको ज़्यादा मुंह मत लगाइए, फौरन हाथी के पांव तले कुचलवा डालिए। किंतु मेरा कसूर तो बताइए महाराज। मैं डाकू अवश्य हूँ, किंतु मैंने आपके राज में कोई अपराध तो किया ही नहीं। महाराज, वास्तव में मैंने डाकूगिरी छोड़ दी है। यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अपना शेष जीवन मेहनत मशक्कत करके गुजार दूंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें धन अवश्य दूंगा। बताओ, कितने धन से तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। 1 थैली, 2 थैली, 3 थैली। हम कुल मिलाकर 41 डाकू हैं। बस आपके खजाने में जितना भी धन है वही दे दें, उसी से हम किसी प्रकार गुजर बसर कर लेंगे। तो फिर ठीक है। महामंत्री, डाकू खसमानू खाना को खजाना दे दो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं। खजाना दे दिया तो हम कहाँ जाएंगे। राजकार्यों के लिए आवश्यक धन कहाँ से आएगा। मकान, मेरा मतलब महल गिरवी रखना पड़ जाएगा महाराज। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। खजाना इन लोगों को दे दो। अगर खजाना लेकर इनका गुजर बसर शराफत के साथ होता है तो इससे अच्छी बात भला और क्या होगी। महाराज, एक बार फिर सोच लें। कहीं ऐसा ना हो कि 40 डाकुओं को शरीफ बनाने के चक्कर में 40,000 शरीफ लोगों को डाकू बनने पर विवश होना पड़े। क्योंकि जब राज खजाना ही खाली होगा तो फिर शेष लोगों का जीवन बसर कैसे होगा। तुम भी व्यर्थ में चिंता करते हो बाकेलाल, मैं हूं ना। मैं अपने गहने नहीं दूंगी, दहेज के तो बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे पिताजी ने बुरे वक्त के लिए दिए थे, जो कि मुझे लगता है कि आ गया है। महामंत्री, आदेश की तामील हो। तब डाकू जी, ये लो सारा खजाना, बैलगाड़ियों पर लाद दिया गया। महामंत्री जी, कम से कम एक माह के भोजन पानी के लिए मुद्राएं तो बचा ली है ना। हाँ, इतना समझदार तो मैं हुई ही। बागेलाल जी, खजाना घोड़ा गाड़ियों पर लदवाने की जगह बैलगाड़ियों पर क्यों लदवाया। बैलगाड़ी आराम से चलेगी। यदि डाकू विशालगढ़ से बाहर भी जाना चाहेगा तो उसे सीमा पर पहुंचने में कई दिन लगेंगे। तब तक शायद महाराज का विचार बदल जाए और वो खजाना डाकू से वापस लेने का आदेश दे दें। महाराज, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। भाई मैं नहीं भाई हाँ, बैलों के स्थान पर घोड़े जुतवाओ। जो आज्ञा डाकू जी, आपका आदेश सिरमाथे पर। फिर राजा विक्रम सिंह के आदेश के पश्चात बैलों के स्थान पर घोड़े जुतवा दिए गए। बैलों की बजाय जब घोड़े गाड़ियों में जुतवाए जाते हैं, मेरे राज्य की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सत्यानाश, मोटे की बुद्धि को क्या हो गया है। डाकू जो भी कहता जा रहा है, ये आंखें बंद करके उसका आदेश मानता चला जा रहा है। अच्छा महाराज, जयराम जी की होड़प्पा चल देंगे यहाँ। महाराज, अब भी वक्त है। आपका आदेश हो तो हम डाकू को हिरासत में लेकर खजाना जब्त कर लें। नहीं महामंत्री, ईश्वर और देगा। उन इनको कुछ मत कहो। लगता है शरीर का मोटापा इनकी बुद्धि तक जा पहुंचा है। किंतु डाकू दल के आंखों से ओझल होते ही, रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तुम सब भी यहाँ क्यों खड़े हो।
खानपान मंत्री कहाँ है? उसे कहो मुझे प्यास लगी है, मेरे और महारानी के लिए मलाई वाली नमकीन लस्सी बनाए। क्षमा करें महाराज, लस्सी बनाने के लिए दही की आवश्यकता होती है और दही खरीदने के लिए मुद्रा नहीं है। आपने सारा खजाना डाकू खसमानू खाना को दे दिया है। क्या? क्या कहा? सारा खजाना डाकू को दे दिया? किंतु डाकू दल तो यहाँ आत्मसमर्पण करने आया था। उफ, अब समझ में आया। उसकी आंखों में झांकते ही मुझे कुछ हो गया था। उसने मुझे सम्मोहित कर दिया था। दुष्ट कहीं का। सेनापति बाकेलाल, उसको रोको। बाघ सेनापति, अभी वो अधिक दूर नहीं जा पाया होगा। घोड़ा और घोड़ा गाड़ियों के चिन्हों का पीछा करते हुए बाकेलाल और सेनापति के स्थान पर पहुंचकर रुके। सेनापति, यहाँ से आगे ना तो घोड़ों के खुरों के निशान हैं और ना घोड़ा गाड़ी के पहियों के। कमाल है, अचानक सभी चिन्ह कहाँ गायब हो गए? वो ऋषि वहाँ बैठा है, चलो उससे पूछते हैं। ओम। प्रणाम ऋषिवर। अबे दीदे फाड़, मेरा मतलब ऋषि महाराज, कृपया चक्षु खोले। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों और किसकी खोज कर रहे हो, ऋषि अद्भुताचार्य। किंतु मैं केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप तो अंतर्यामी मुनिवर, कृपया बताएं। तो सुनो। थोड़ी देर पहले वहाँ उस स्थान पर एक शानदार महल था। डाकू खसमानू खाना अपने दल बल और खजाने सहित उसमें चला गया। तत्पश्चात महल वहाँ से गायब हो गया। गायब कैसे हो गया, ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सेनापति, यहाँ से चलो, ये कोई पागल ऋषि है। किंतु बाकेलाल, डाकू खजाना लेकर आगे नहीं गए, अन्यथा उनके चिन्ह अवश्य बनते। फिलहाल यहाँ से तुम अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में डाकुओं की खोज में दौड़ाओ। वो तो मैं दौड़ा दूंगा, किंतु मुझे नहीं लगता कि अब डाकू और खजाना में मिलेंगे। बाकेलाल और सेनापति खाली हाथ लौट आए। महाराज, डाकू हाथ नहीं लगे। क्या? फिर हुड़प्पा दी की होगा। महाराज, धोबी मुद्रा मांग रहा है। महाराज, घोड़ों का चारा खत्म हो गया है। महाराज, महल का आटा दाल सब्जी खत्म हो गया है। कोषाध्यक्ष, देखो, क्या पता कोई स्वर्ण मुद्रा खजाना करके किसी कोने में बची रह गई हो। झाड़ू फेर कर देख लिया महाराज, एक भी मुद्रा नहीं है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई संकट पड़ता है तो स्त्रियां अपने आभूषण बेचकर घर का गुजर बसर करती हैं। राज्य पर आए संकट की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। लो, मेरे आभूषण बेचकर काम चलाओ। तभी महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सैनिक? राक्षस गजघोर ने हमला कर दिया है। गजघोर? चिल्ला चिया। वो केवल हाथी खाता है, इसलिए उसका नाम गजघोर है। वो गजशाला में बिकने आए हाथियों को अपना आहार बना रहा है। वो एक हाथी को खा चुका है और दूसरे को खाने के लिए मार रहा है। हा हा हा, यहाँ पर तो खूब खाना है। सेनापति, जाओ इसे समाप्त करो। तलवार से वो समाप्त होता जान तो नहीं पड़ता, मगर फिर भी मैं चेष्टा करता हूँ। चलो मेरे बहादुर सिपाहियों, घेर लो गजगौर को। वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, राक्षस की दहाड़ हो, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। मैं भी हूँ तुम्हारे पीछे, घबराना नहीं, आखिरी सैनिक तक पीछे रहूँगा। हे, मुझे मारने आ रहे हैं? अरे ये क्या, हम उड़कर वापस जा रहे हैं? क्योंकि केवल हाथी ही मेरे निकट आ सकते हैं। महाराज, उसके पास केवल हाथी ही पहुँच सकते हैं। प्रबंध मंत्री जैसा कहता हूँ वैसा करो। शीघ्र ही प्रबंध मंत्री ने सारा प्रबंध कर दिया। महाराज, गजखोर के पास केवल एक हाथी ही जा सकता है। उसको समाप्त करने का एक ही उपाय है कि यदि आप नकली सूंड और पूंछ लगाकर उसकी ओर जाएंगे तो उसे कतई ये पता नहीं लगेगा कि उसकी तरफ हाथी आ रहा है या आप। उपाय सभी को जच गया था। वाह, आप तो पूरे हाथी दिख रहे हैं महाराज। अब आप सावधानी से जाकर हाथी को और राक्षस का अंत कीजिए। मोटा जैसे ही गजखोर के निकट पहुंचेगा, गजखोर हाथी समझकर मोटे का काम तमाम कर देगा। इस प्रकार मोटे के मरते ही मैं विशालगढ़ का राजा बन जाऊंगा। महाराज, हाथी की आवाज़ भी निकालिए। चीपा। इस कमबख्त को तो मैं अपनी टक्कर से ही धराशायी कर दूंगा। हाँ, कर। वो मारा। मोटा गजखोर के ना केवल निकट ही पहुंच गया, बल्कि उसने उसको टक्कर भी जड़ दी है। अब गजखोर मोटे की गर्दन मरोड़ देगा। लेकिन ये क्या? अरे ओ, ये क्या हो रहा है? मेरे दांत झड़ गए, मेरी पूंछ भी टूट कर गिर गई और अब मेरी मोटी त्वचा भी टूट कर गिरने लगी है। अबे कौन है तू? तू हाथी नहीं हो सकता। हाँ, मैं हूँ राजा विक्रम सिंह, जो नकली हाथी बना हुआ हूँ। चिपा। मेरी शक्ति ऐसी किसी नकली हाथी की टक्कर से छिड़नी थी। ता फेर होड़ तेरा की होगा। यदि मैं कुछ देर भी और यहाँ खड़ा रहा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। रुक जा दुष्ट, भागता कहाँ है? गजकोर हमारे महाराज के भय से भाग रहा है। महाराज तलवार लेकर उसका पीछा कर रहा है। हमें भी उनकी मदद के लिए उनके पीछे जाना चाहिए। बाकीलाल, पहले विक्रम सिंह उस स्थान पर पहुंचा। अरे, गजखोर एकाएक ही कहाँ गायब हो गया? तभी बाकीलाल और सेनापति भी वहां पहुंचे।
महाराज गजखोर कहाँ है? मैं भी तो उसे ही खोज रहा हूँ। सत्योनाश! अरे ये तो हम पुनः उसी स्थान पर आ गए जहाँ डाकू भी गायब हो गए थे। तुम्हें कैसे पता? वो देखो ऋषि अद्भुताचार्य। चलो उसी से चलकर पूछो कि गजखोर किस ओर गया है। प्रणाम ऋषिवर, कृपया बता दे कि गजखोर किस ओर गया है। ऋषि अद्भुत अद्भुत चार ने अपने चक्षु खोले। शैतान गजखोर यहाँ आया तो था, पर परंतु पर उस महल में चला गया था। महल में? यहाँ तो कोई महल नहीं है। हाँ अब नहीं है, परंतु थोड़ी देर पहले था। गजखोर के उसमें प्रवेश के साथ ही महल गायब हो गया। भला महल कैसे गायब हो सकता है? ये तो मेरे पिताजी ही बता सकते हैं। उनका ध्यान तो मेरे जन्म के 10 बरस पश्चात ही हो गया था। आपके पिता वो कहाँ पर मिलेंगे? उनका ध्यान तो मेरे जन्म के 10 बरस पश्चात ही हो गया था। महाराज अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। किंतु बाकेलाल, वो डाकू भी इसी स्थान पर आकर गायब हो गए थे। हाँ, गजखोर के पाँव के चिन्ह भी इसी स्थान तक आ तो रहे हैं, मगर यहाँ से ना तो आगे जाते दिखाई दे रहे हैं और ना ही वापस लौटते दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषि अद्भुताचार्य भी गोल मोल शब्दों में बात को रहस्य में बना रहे हैं। गजखोर के गायब होने से तो हमें कोई हानि नहीं, हमें चिंता है तो राज खजाने की। यदि शीघ्र ही वो हमें नहीं मिला तो राज्य की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। वो तो ठीक है महाराज, किंतु अब आप हाथी क्यों बने हुए हैं? दरअसल वो हथनी कब से हमारा पीछा कर रही है और मैं बहुत देर से यही सोच रहा था कि ये हमारा पीछा क्यों कर रही है। चीपो आजा, शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है मनाई। चीपो तू रुक में आई। अरे मैं हाथी नहीं हूँ। चीपो भीगे होठ मेरे, प्यासी सूंड मेरी। महाराज जल्दी से अपना हाथी वाला रूप उतार फेंक दीजिए, अन्यथा हाथी अपनी गर्दन ना तोड़ दे। वाह, मोटे की गर्दन तो यह हथनी तोड़ ही देगी। वह मारा। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत ही हाथी की सूंड, कान, दांत, पूंछ और इत्यादि उतारकर फेंक दिए। चीपो चीपो, ओ मेरे हाथी रे, तेरे संग में यूं रंगा मेरा मन आए। ये क्या, पहली बार कोई लड़का मेरा मतलब हाथी पसंद आया, और वो भी बिना सूंड, कानों, पूंछ और दांत वाला। चीपो चीपो, ये हाथी नहीं है, ये तो मोटा मानव है। ये हाथी का रूप धरकर हमारी जाति का उपहास कर रहा है। घर्र। इससे पहले कि क्रोधित हथनी राजा विक्रम सिंह को कुचल डालती, घसीट ले चलो महाराज को, रुकना नहीं। अरे रुको, हथनी को मोटे का सिर को चलने दो। चीपो, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बिन ब्याह विधवा बनाकर छोड़ा। फिर बाल बाल बचे। बाल ही नहीं, हम भी बच गए, अन्यथा क्रोधित हथनी ना जाने क्या उत्पात मचाती। बेड़ा गर्क हो गया। मोटा अच्छा भला मर रहा था। अब हमें शीघ्र ही महल पहुंचना चाहिए, वहां सब हमारे लिए चिंतित होंगे। किंतु अभी वे लोग महल तक पहुंचे भी नहीं थे कि बचाओ! ये स्त्री स्वर तो सुना सा प्रतीत होता है सेनापति। जी हाँ महाराज, मुझे भी ये स्वर बहुत अच्छी तरह से सुना हुआ प्रतीत हो रहा है। अरे ये स्वर तो महारानी जी के हैं। कोई दुष्ट राक्षस मेरी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है। बाकीलाल, अपनी महारानी को बचाओ। गायब महल का रहस्य जानने के लिए मैं स्वयं भी इन दोनों से अलग होने की सोच रहा था। अब ये अवसर मैं नहीं चूकूंगा। सेनापति, तुम अतिशीघ्र महल जाओ। मुझे संदेह कि ये रानी नहीं बल्कि कोई छद्म वेशधारी स्त्री है जो हमें छल से अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। फिर भी मैं उसकी सत्यता का पता जानकर रहूँगा। तुम तुरंत महल पहुंचकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। हे, मेरा नाम मार केतु है। मुझे राक्षस ऋषि नीच केतु ने बताया कि यदि मैं किसी कन्या की बलि अपने इष्ट देव को दूंगा तो उसके सतीत्व की शक्ति से मेरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। कन्या? हे, अरे मैं तुझे बलि देने के लिए उठाकर ले जा रहा हूँ और तू हंस रही है। अपनी हंसी बंद कर और मुझे इस हंसी का रहस्य बता। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है राक्षस मार के तू, क्योंकि कन्या को बलि देने से तुम्हें उसके सतीत्व की शक्ति प्राप्त होगी, जबकि मैं तो स्त्री हूँ, मेरा एक पुत्र भी है। बड़ा कुची कुची सा है मेरा पुत्र मोहक सिंह। कन्या और स्त्री में क्या अंतर होता है? वही जो कली और फूल में होता है। राक्षस मार के तू, तुम्हें कन्या की आवश्यकता है तो मुझे वापस छोड़कर कन्या को उठा कर लाओ। मैं तुम्हें बता दूंगी कि कन्या दिखने में कैसी होती है, किंतु अब मैं ये कार्य आज नहीं कर सकता। चल हट, अब मैं कन्या को बलि के लिए कल उठाने जाऊंगा। ओ, उसने रानी जी को रथ से नीचे क्यों ढकेल दिया? बाकीलाल, उसको छोड़ना मत, अन्यथा वो कल फिर आएगा एक कन्या के सिर पर संकट बनकर। मैं उसका सिर लेकर ही वापस आऊँगा महारानी जी। बाकी ने घोड़े को जोरदार ऐंठ लगाई। चेतक, और तेज भाग, क्योंकि ये राक्षस भी उसी दिशा में भाग रहा है जो मेरे लिए रहस्य में बनी हुई है। शीघ्र ही बाकीलाल ने राक्षस मार केतु को उस महल में प्रवेश करते हुए देखा। अरे, इस बार यहाँ पर महल सचमुच है। कन्या के स्थान पर स्त्री को उठाकर तूने राक्षस जाति को कलंकित कर दिया मार केतु।
हम तेरा शरीर छोड़कर जा रहे हैं। वो मानव मेरा पीछा कर रहा है। कन्या के स्थान पर स्त्री को उठाने के फलस्वरूप मेरी राक्षसी शक्तियाँ कुपित हो गई हैं और वो मेरा साथ छोड़ रही हैं। इससे पहले कि वो मानव आकर मेरा वध कर डाले, मुझे इस महल में जाकर कहीं छुप जाना चाहिए। ओह चेतक के बच्चे संभल। बाके भूमि से उठकर महल की ओर दौड़ा। वो राक्षस उस महल में चला गया है। बाकेलाल रुक जा। अगर वो महल गायब हो जाता है तो तुझे उसके भीतर नहीं जाना चाहिए। देखते देखते महल गायब होने लगा। अरे ये तो सचमुच गायब हो रहा है। महल राक्षस सहित गायब हो गया। ऋषि अद्भुताचार महल के विषय में बिल्कुल ठीक कहता था। हम उसे विचित्र बुद्धि का समझ रहे थे, वो इसी ओर आ रहा है। ऋषि अद्भुत चार ने वहाँ पड़ी उस ईंट को उठा लिया। बाकेलाल कुछ समझा? ऋषिवर कुछ समझाइए। बाकेलाल वो महल इसी ईंट से बनता है। एक ईंट का महल? हाँ बाकेलाल, बंजा मंत्र बोलकर ईंट को स्थापित करने पर एक ईंट से महल बनता है। और मैं ये महल कुलच्छनी बुद्धि के लोगों के लिए बनाता हूँ, ताकि वे कभी इससे बाहर न निकल पाएँ। कुछ सोचते सोचते बाकेलाल की बुद्धि अपना शैतानी जाल बुनने लगी। अगर ये चमत्कारी ईंट मुझे प्राप्त हो जाए और इससे बने महल में मैं भेज दूँ मोटे मनुष्य राजा विक्रम सिंह को, तो फिर वो वो मारप्पा पड़वाले को। ऋषि अद्भुतोचार मुझे किसी विशेष प्रयोजन के बिना वो तिलिस्मी ईंट नहीं देगा। क्यों ना उसी ईंट से उसकी खोपड़ी फोड़कर मैं वो ईंट उससे प्राप्त कर लूँ। नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। इससे मुझे ईंट तो मिल जाएगी, परंतु ईंट से महल बनाने वाला मंत्र मुझे पता नहीं चलेगा। तो भगत ऋषि से ईंट प्राप्त करने का कोई और उपाय करना होगा। बाकेलाल महारानी को सकुशल लेकर वापस लौटा। बाकेलाल मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। महाराज, धोबी फिर से आकर वस्त्रों की धुलाई की मुद्राएं मांग रहा है। उनको मैं क्या उत्तर दूं? महाराज, क्यों ना पड़ोसी राजा से उधार मांग लें? नहीं राय मंत्री, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, इससे आसपास के सभी राज्यों में विशालगढ़ की संपन्नता का उपहास बनेगा। बाकेलाल, खजाना शीघ्र ही वापस नहीं मिला तो कई प्रकार के संकट खड़े हो जाएंगे। कमबख्त डाकू आपको सम्मोहित करके खजाना लूट ले गया। पहले पता चल जाता तो उसका सिर धड़ से वहीं उड़ा देता। सिर तो अब हम तुम्हारे उड़ाएंगे। उफ, ये भयानक प्राणी कौन है? मैं हूँ खड़ंगा, मैं हूँ गदाला, मैं हूँ भालो, मैं हूँ खंजार, मैं हूँ चक्रम, मैं हूँ तलवीरा। एक और संकट। हम स्वामी मारकेतु की शक्ति हैं, जो तुम मानवों के कारण स्वामी की देह छोड़ने पर विवश हो गई। अब जब तक हम स्वामी के शरीर में पुनः लौट नहीं जाती, तब तक हम यहाँ पर उत्पात मचाती रहेंगी। हैं आ मारा ता फिर होड़ साडा की ओ था। बाकेलाल, होड़प्पा दी की होगा। अरे बाप रे! सैनिकों, आक्रमण! इन दुष्ट शैतानी शक्तियों का मुकाबला करो। हमारे सैनिक इन शक्तियों के आगे पस्त हो रहे हैं। सेनापति, इन सबसे स्वयं निपट लेना। आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी सुरक्षा का उपाय जानता हूँ। महाराज, मेरी निगाह में एक स्थान है जहाँ ये शक्तियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। किंतु बाकेलाल, मैं इस प्रकार कायरों के समान मुंह छिपाकर नहीं भागूंगा। भाग तो घोड़े रहे हैं महाराज। स्थिति की गंभीरता को समझिए। ये तिलिस्मी आक्रमण है, सर्वप्रथम बचाव में ही भलाई है। शीघ्र ही बाकेलाल ने रथ ऋषि अद्भुत चार्य के निकट पहुंचकर रोका और महाराज, आप यहीं ठहकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं भी आता हूँ। हम भी प्रतीक्षा करेंगे बाकेलाल। हम भी रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते आ गए। ठीक है, सब एक साथ मरो। बाकेलाल ऋषि के पास पहुंचा। हे ऋषिवर, राज्य पर भयानक तिलिस्मी संकट आया हुआ है। महाराज के साथ कई प्राणों पर विपदा पड़ी है। यदि आप वो तिलिस्मी ईंट मुझे सौंप दें तो सबको उस महल के अंदर भेजकर मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है बाकेलाल, तो ले, ये ईंट मैं तुझे देता हूँ और बताता हूँ बंजा मंत्र। अरे, ये तो इतनी जल्दी मान गया। बंजा मंत्र का पता चलते ही वो मारा। अब मोटे को हमेशा के लिए उस जादुई महल में भेजकर ईंट तोड़ दूंगा। बाकेलाल ने ईंट को भूमि पर रखा और पढ़ा बंजा मंत्र। चपड़ का गंजू, गंजू का पटेल, भैंसे की नाक, नाक की नकेल, टकले का बाल, तलवार की ढाल, धुली मूंग की दाल, चिड़िया की पीठ, ऊँट की पीठ, महल की ईंट, चल टहल, होगी चहल पहल, एक ही ईंट है, चल बंजा महल। दूसरे पल एक शानदार महल बाकेलाल की आंखों को चकाचौंध करता हुआ सामने खड़ा था। वाह, ऐसा शानदार महल तो राजा का भी नहीं है। बाकेलाल, ये शानदार महल कहाँ से प्रकट हो गया? फिलहाल ये सब बताने का समय नहीं है महाराज। आप इसमें तुरंत प्रवेश करें। शैतानी शक्तियाँ किसी भी समय इस ओर आकर आपका हित कर सकती हैं। हम भी प्रवेश करते हैं। अरे अरे, सुनो तो बाकेलाल, हमें यहाँ कब तक रहना होगा?
विक्रम सिंह, रानी स्वर्णलता व अन्य मंत्रियों दरबारियों के महल में प्रवेश के साथ ही महल हो गया पुनः गायब। फुम मारा। महल मोटे मनुष्य राजा रानी व सभी मंत्रियों सहित गायब हो गया है। अब मैं निर्विरोध रूप से विशालगढ़ का राजा बन गया। राजगद्दी संभालते ही मैं नए मंत्री भर्ती करूंगा। किंतु सेनापति का क्या होगा? वो बच गया होगा या मर गया या खप गया होगा। बाकीलाल बचाओ, ये सारे शैतान मेरे पीछे लग गए। पुनः मंत्र पढ़ना होगा। बाकीलाल के पुनः बंजा मंत्र पढ़ते ही महल पुनः प्रकट हो गया। ठहरो शैतान शक्तियों, ठहरो। तुम्हारे स्वामी का पता चल गया है, वो इस महल में, तुम भी भीतर जाओ। हाँ, ये सच कह रहा है, हमारे स्वामी की गंध इस महल से आ रही है। सारी शैतानी शक्तियाँ उस महल में प्रवेश कर गई। चलो भीतर चलें, अपने स्वामी के पास। शैतानी शक्तियों के साथ ही महल पुनः गायब हो गया। बाकीलाल, महाराज महारानी व अन्य मंत्री दरबारी कहाँ हैं? मैंने उन सबको उसी महल में भेज दिया है। क्या? किंतु अंदर जाकर वो शैतानी शक्तियाँ उन सबको मार डालेंगी। हाँ तो क्या हुआ, मैं विशालगढ़ की राजगद्दी संभालूंगा और तुम राज्य के सेनापति तब भी बने रहोगे। बाकीलाल, ये राज के साथ गद्दारी है। अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हें भी उसी महल में भेज देता हूँ। अब मैं अपने शत्रुओं व विरोधियों को एक ईंट के महल में भेजा करूँगा। बाकीलाल और सेनापति अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि अरे बाप रे, रुक जाओ। मेरा नाम सर्प केतु है। मैं डाकू खसमानू खाना की तलाश कर रहा हूँ। डाकू की तलाश? तो फिर हमें क्यों रोक रहे हो? तुम दोनों की आंखों की पुतलियों में मैं डाकू काक्स देख रहा हूँ। तो डाकू काक्स? हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि डाकू खसमानू खाना यहाँ आकर तुमसे मिला था। डाकू कोई हमारा रिश्तेदार तो था नहीं जो हम उसकी आवभगत करें। हाँ हाँ, वो तो खजाना लूटने आया था, लूट कर चला गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मुझे ऐसे ही दो व्यक्तियों की तलाश थी जिन्होंने डाकू खसमानू खाना को देखा हो। दरअसल ऐसे दो व्यक्तियों के बलि देने के बाद मुझे उस वस्तु की प्राप्ति होगी जिससे मैं डाकू तक पहुंचकर अमरमणि प्राप्त कर सकूंगा। डाकू मेरी गुफा से अमरमणि चुरा कर ले गए थे। अमरमणि अमरता की प्रतीक है, जिसके पास रहती है वो दीर्घायु एवं निरोगी बना रहता है। सैनिकों, आक्रमण! मुझ पर आक्रमण करोगे? टा मुंह की खाओगे। अब तुम दोनों चाहे जो चेष्टा कर लो परंतु बचोगे नहीं। खड़ा! सर्पकेतु, मैं तुम्हें डाकू के पास भेज सकता हूँ। उफ, मैं तुम आदमियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तुम्हारी जान पर बनती है तो तुम लोग बहानेबाजी करके अपने प्राण बचाने में माहिर होते हैं। वैसे भी तुम दोनों से मैं डाकू का पता नहीं पूछ रहा। तुम दोनों को मार कर तो मैं वैसे ही उस तक पहुंच जाऊंगा। बाकीलाल, इस शैतान से बचने का एक ही उपाय है। आ और वो उपाय तुम भी जानते हो। ओह, इस समय हमें इस राक्षस से वो तिलिस्मी ईंट ही बचा सकती है। बाकीलाल ने तुरंत वो ईंट अपने वस्त्रों से बाहर निकाली और पढ़ने लगा बंजा मंत्र। चपड़ का गंजू, गंजू का पटेल, भैंसे की नाक, नाक की नकेल। जल्दी करो बाकीलाल। अपनी जांग में छुपी तलवार निकालते ही वो फिर हमारी जान के पीछे पड़ जाएगा। परंतु मंत्र पढ़ते ही सहसा बाकीलाल के मस्तिष्क में एक विचार आया, परंतु यदि हम भी महल में प्रवेश कर गए तो हम भी महल सहित गायब हो जाएंगे। फिर हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। किंतु जान बचाने का केवल यही उपाय है, अन्यथा प्राण तो गए। हो सकता है महल में जाकर हम बच जाएं। बाकीलाल ने तुरंत मंत्र पूरा किया और बंजा महल के ईंट के धारक का स्वागत है, किंतु सावधान, यदि अंदर आए तो ये महल तुरंत ईंट में परिवर्तित हो जाएगा और उस अवस्था में महल से बाहर तभी आ सकते हैं जब ईंट को अंदर से स्थापित करके बंजा मंत्र बोला जाए। किंतु ईंट को अंदर से स्थापित कैसे करेंगे, क्योंकि इस महल में प्रवेश के साथ ही महल में प्रवेश करने वाले लुप्त हो जाते हैं, अर्थात ईंट तो बाहर ही छूट जाती है। हाँ, होगा तो ऐसा ही। हे। इस बात में अवश्य कोई भेद है। इसका मतलब हुआ कि एक और तिलिस्मी ईंट भी है जो मीटर से महल को बना सकती है, मगर बाकीलाल वो ईंट हमारे पास नहीं है। वो दूसरी तिलिस्मी ईंट मेरे पास है मूर्खों। क्या? और मुझे तुम दोनों की बलि के पश्चात वही ईंट जो प्राप्त होनी थी, जिससे पंजा महल का निर्माण होता और मैं अंदर जाकर डाकू के खजाने से अमर मणि ला सकता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो ईंट तुम्हारे पास है? अब तुम क्या करोगे? अब मैं तुम्हें अमर मणि प्राप्त करने के पश्चात मारूंगा, क्योंकि यदि बंजा महल में जाकर ईंट के धारों को जीवित छोड़ दिया तो फिर मेरी मृत्यु निश्चित है। बाकीलाल, मेरी जड़ फंकार तुम्हें जड़ कर देगी। अब तो यहाँ से कहीं नहीं भाग पाएगा। अब मैं जाता हूँ अमर मणि लेने। राक्षस महल में प्रवेश कर गया और महल हो गया गायब। देखा बाकीलाल, तुम्हारी करनी तुम्हारे सामने आई गई। अब भुगतो। राक्षस बाहर आते ही तुम्हें जान से मार डालेगा। सेनापति, मैं स्वयं यहाँ से चलकर नहीं जा सकता, किंतु तुम मुझे उठाकर तो यहाँ से ले जा सकते हो। मैं चेष्टा करके देखता हूँ। बाकीलाल, हम सब मिलकर भी तुम्हें उठा नहीं पा रहे हैं। तो फिर एक काम करो, जहाँ मैं खड़ा हूँ उस स्थान की मिट्टी को खोद डालो और मिट्टी के जिस हिस्से पर मैं खड़ा हूँ उस सहित मुझे यहाँ से दूर ले जाओ। बाकीलाल, ये काफ़ी पथरीली जगह,
इसे स्थान को खोदना नामुमकिन है। अब कोई लाभ नहीं। महल पुनः प्रकट हो रहा है। लगता है राक्षस ने अमरमणि को प्राप्त कर लिया है। किंतु ये क्या? महल का द्वार खुलते ही राक्षस के स्थान पर बाहर निकले राजा विक्रम सिंह और उनके मंत्री दरबारी। महाराज की जय हो। अरे मोटा बाहर आ रहा है। बाकीलाल चिंता न करना, हम सब सुरक्षित हैं। ये चिंता कहाँ कर रहा था महाराज, बल्कि इसी ने तो षड्यंत्र के तहत आप सबको महल में भेजा था। बाकीलाल षड्यंत्र नहीं कर सकता। क्यों बाकीलाल? अरे मैं जड़ावस्था से बाहर आ गया। किंतु वो राक्षस सर्पकेतु कहाँ गया? वो अमरमणि प्राप्त करना चाहता था जिसे भाग्य से हमने धारण किया हुआ था, इसलिए वो हमारा कोई अहित नहीं कर पाया और स्वयं ही मारा गया। स्वयं ही मारा गया? हाँ बाकीलाल, वास्तव में मैंने तुम्हें बताया था कि ये महल मैंने दुष्टों के संहार के लिए बनाया था। उसमें जाने पर दुष्टों को संक्रमण नामक कीड़ा लग जाता है जो उनकी अस्थियों को खा जाता है, इसलिए उसमें जाने के बाद कोई भी दुष्ट जीवित नहीं बचता। किंतु नेक व्यक्ति को आँच भी नहीं आती, मगर वो बाहर तभी आ सकता है जबकि उसके पास अंदर से स्थापित की जाने वाली ईंट भी हो, जिसे राक्षस सर्पकेतु चुरा कर ले गया था। तभी से मैं इसकी तलाश में था और ये बात मुझे मालूम थी। मुझे भगवान शंकर ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि राक्षस सर्पकेतु के पास वह दूसरी ईंट है। इसलिए मैंने महाराज को निडरता से अंदर जाने दिया, क्योंकि उस समय उनके प्राण बचाने का मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। देख सेनापति, मैं जानता था कि बाकेला षड्यंत्र नहीं कर रहा। अपने खजाने के साथ ही डाकू का लुटा हुआ और भी खजाना मिलाकर राजा का खजाना हो गया था 2 गुना। तिलिस्मी ईंटों का भविष्य में कोई गलत प्रयोग ना करे, इसलिए ऋषि ने दोनों ईंटों को तोड़ दिया था। तब महल के गायब होते ही बाके दे पुच्ची सत्यानाश समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल के अगले कॉमिक विशेषांक परम सुख मंत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।